कि जो डेड बॉडी ली है उस डेड बॉडी को एक खास प्रकार की घास में, कुशा में लपेटकर उसको बहते पानी में रखा जाए। बहते पानी में वो जो शरीर फूलेगा और वो जो डिकम्पोज होगा, उसके बाद जब उस शरीर को समझना है, उस शरीर को काटना है और उसमें एक एक नस नाड़ी को समझना है, एक एक टिश्यूज को समझना है, एक एक ऑर्गन को समझना है, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि डेड बॉडी को लेकर उनकी आंतों के अंदर जितना मल है उसको निकाल दिया जाए। मल को निकालने के बाद उस डेड बॉडी को घास में लपेटकर उसको एक पिंजरे में डालकर, पिंजरे में डालने के बाद उसको बहते पानी में, लोहे के पिंजरे में डालकर, ताकि मछलियां और बहते पानी के जानवर उसको नहीं खा सकें, पिंजरे में डालकर बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। और बहते पानी में कितने दिन छोड़ें? वो कहते हैं 7 दिन तक बहते पानी में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे, उस बहते पानी में उनको छोड़ दिया जाए। और 7 दिन और रातों के बाद वो इतना सड़ जाएगा, सड़ने से मतलब उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसका वाटर अलग नहीं होगा, वो ऐसा डिकम्पोज नहीं होगा कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा सके। आज जैसे जब किसी डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करते हैं तो फॉर्मल्डेहाइड के जो लिक्विड होता है उस लिक्विड टैंक में रखते हैं, वो एक आधुनिक तरीका है। पुराने तरीके में जो सुश्रुत ने लिखा उसके बराबरी का दर्शन कहीं नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि 7 दिनों के बाद शव को पिंजरों से निकालकर उसको धीरे धीरे उसे सुगंधित पौधों की जड़ों से, जो ब्रश बने हैं उन जड़ों से, जो बालों की ब्रश है, जो बांस की ब्रश है, जो मोटी घास के जो बने ब्रश हैं, उनको लेकर, और उन्होंने जो 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्र बनाकर, उन यंत्रों के साथ वो कहते हैं कि उस शरीर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि एक एक नस नाड़ी का क्या क्या महत्व है, एक एक टिश्यूज का, एक एक सेल का, एक एक ऑर्गन का क्या महत्व है, और किस प्रकार से रोग पैदा होते हैं, किस प्रकार से रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है, और किस प्रकार से सर्जरी की जा सकती है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि स्किन की जांच करो, मांसपेशियों की जांच करो, जो रक्तवाहिकाएं हैं उनकी जांच करो, पूरे तंत्रिकाओं की जांच करो, शरीर के जितने ठोस अंग हैं उनकी जांच करो, जो खोखले अंग हैं उनकी जांच करो, जो हमारे जितने भी मसल्स हैं उनकी जांच करो, जितनी हड्डियां हैं उनकी जांच करो, जितने हड्डियों के ज्वाइंट्स हैं उनकी जांच करो। ये रिसर्च, इस प्रकार की सोच क्या आप कहीं और सोच सकते हैं, देख सकते हैं? और सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत अपनी सुश्रुत संहिता में 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों की बात करते हैं, आप सामने देख सकते हैं। और आधुनिक चिकित्सा में भी जो यंत्र बने हैं, उन यंत्रों का जो मूल कॉन्सेप्ट आता है वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। कितने अद्भुत सर्जन सुश्रुत थे। वो कहते हैं कि जो सर्जन है उस सर्जन को इतना दक्ष होना चाहिए कि वो ये जो हमारा जो बाल है ना, इस बाल को खड़ा कर दिया जाए तो खड़े हुए बाल को भी 2 हिस्सों में काट सके, ऐसे यंत्र सर्जन के होने चाहिए, चिकित्सक के होने चाहिए। और चिकित्सक के अंदर ये गुण होना चाहिए, उसका हाथ इतना फाइन होना चाहिए। एक ये जो बाल है, इस बाल की मोटाई 70-80 माइक्रोन के बराबर होती है। 1 मीटर के 1000 हिस्से करें तो 1 मिलीमीटर बनता है। 1 मिलीमीटर मतलब आपके नाखून के बराबर की मोटाई। अब आप अपने नाखून के बराबर की मोटाई के भी 1000 हिस्से कर लें तो उससे बनता है 1 माइक्रोन। ये जो हमारा बाल है ये 70 माइक्रोन का है। 30-40 माइक्रोन की चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, तो जो हमें आंखों से दिखाई देने वाली 70 माइक्रोन की चीज है उसको 30 माइक्रोन में भी काट सके, ऐसा यंत्र हमने यदि 2500 साल पहले बनाया है तो हमारा मटेरियल साइंस क्या रहा होगा, हमारी इंजीनियरिंग क्या हुई होगी। और हमने यदि बाल को भी 2 हिस्सों में काटा है तो माइक्रोन में जो हमने गिनती की है तो उस गिनती के मापतोल की इकाइयां हमारी क्या रही होंगी। आप कल्पना करके देखिए कितना अद्भुत विज्ञान हमारे पूर्वजों का रहा है। और वो जो भारत में जो हमारे सर्जन होते थे वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते थे, जो जनरल सर्जरी है वो सारी करते थे, यूरोलॉजी की सर्जरी करते थे, ऑर्थोपेडिक्स करते थे, जो बच्चों की चिकित्सा की सर्जरी है वो करते थे, प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ओरिडेंटल सर्जरी करते थे, और जो गायनी की सर्जरी है वो हमारे भारत में हमारे चिकित्सक करते थे। अब बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, उनको ये लगता होगा कि अतिशयोक्ति हो रही है, राकेश जी क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, इसके ऊपर तो यकीन नहीं है। यकीन किसी को नहीं होगा। आज ये मोबाइल है, इस मोबाइल के विषय में 25 वर्ष पहले कोई कहता कि ऐसा एक यंत्र होगा जिसके अंदर कोई तार नहीं होगा, कोई बिजली लगाने की जरूरत नहीं होगी, और उस यंत्र से आप कई लाख किलोमीटर दूर की फोटो देख सकते हैं, उस यंत्र से बात कर सकते हैं, उस यंत्र में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस यंत्र से आप दुनिया का कोई वीडियो देख सकते हैं। छोटी हथेली पर
25 साल पहले कोई कहता कि हथेली के ऊपर आप टीवी देख सकते हो, आप यकीन नहीं करते। 30 साल पहले कोई आपको 1990 में ये कहता कि टीवी दीवार के ऊपर टंग जाएगा, आप यकीन नहीं करते। तो हमारा जो साइंस है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो उतना ही सोच पाता है जितनी उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। आज मोबाइल हमारे पास है, आप कल्पना कीजिए एक प्रलय हो जाए, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, मोबाइल की चिप लगाने की कंपनी बंद कर दी जाए, मोबाइल के अंदर जो बारीक बारीक इक्विपमेंट लगते हैं, जो कैमरा लगते हैं, जो स्क्रीन लगती है, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, और इनको बनाने की जितना ज्ञान विज्ञान, एक मोबाइल को बनाने में कम से कम 1000 फैक्ट्रीज लगती हैं, कम से कम 10,000 लोगों का ज्ञान और मस्तिष्क लगता है, तब जाकर एक मोबाइल बनता है। इस ज्ञान को यदि कोई नष्ट कर दे और केवल मोबाइल बनाने की पुस्तक रह जाए, मोबाइल बनाने की जो मोबाइल के अलग अलग यंत्र हैं, अलग अलग छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, वो नहीं हो और कोई पुस्तक के आधार पर बना दो, तो वो बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब कोई इक्विपमेंट बनता है, जब कोई यंत्र बनता है, तो ज्ञान विज्ञान जब डेवलप होता है, तो ज्ञान विज्ञान समग्रता के साथ डेवलप होता है। तो आज चाहे हमें ये अटपटा लगे कि उस समय राइनोप्लास्टी होती होगी, उस समय हमारे जो होठों की बहुत मुश्किल सर्जरी मानी जाती है, वो सर्जरी होती होगी, कॉस्मेटिक सर्जरी होती होगी, तो इसके ऊपर हो सकता है आपको यकीन नहीं हो, ये पूरी तरह से पर उतना ही सत्य है जितना अपने हाथ में आज मोबाइल जैसे यंत्र की आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अब आश्चर्य की बात और क्या है, उन्होंने उस समय कहा कि राइनोप्लास्टी की जा सकती है। राइनोप्लास्टी में वो कहते हैं, उन्होंने उस समय 2500 साल पहले कहा है कि गाल की चमड़ी को लेकर, गाल की चमड़ी को लेकर कटी हुई नाक की राइनोप्लास्टी की जा सकती है। उन्होंने उस समय अलग अलग हमारे स्किन की ग्राफ्टिंग में, अलग अलग फ्लैप में कैसे ताजा अगर रक्त का संचार जुड़ा रहेगा, यदि थोड़ा सा भी फ्लैप कहीं से जुड़ा हुआ है तो वो हमारी त्वचा का हिस्सा डेड नहीं हो सकता और उस हिस्से के नीचे पूरी एक नई नाक को डेवलप किया जा सकता है। ये जो राइनोप्लास्टी आज हो रही है, इसकी 2500 साल पहले बात करने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य सुश्रुत हैं। आगे और क्या है, 600 ईसा पूर्व, 2500 साल पहले शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में किस स्किल की आवश्यकता है, किस कौशल की आवश्यकता है, किस स्पीड की आवश्यकता है, सुश्रुत ने अपने समय में से बहुत आगे जाकर आज जो 2500 साल बाद आज जो हम कर रहे हैं, उसको 2500 साल पहले उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाने का काम किया। मिट्टी से भरी हुई सब्जियों के ऊपर, चमड़े के थैलों के ऊपर, ककड़ी के ऊपर, लौकी के ऊपर किस प्रकार से कट लगाएं, किस प्रकार से उसको सीलें, किस प्रकार से उसमें कटिंग करें, किस प्रकार से उसमें यदि कोई दोष है तो उसको निकालने का काम करें, ये बहुत गहरी ट्रेनिंग देने का काम 2500 साल पहले करने वाले दुनिया के पहले सर्जन आचार्य सुश्रुत हैं। आयुर्वेद कोई सर्जरी से अछूता नहीं है। अभी विडंबना क्या है कि अपने भारत में जो आयुर्वेद की पढ़ाई करके बीएमएस करते हैं, उन बीएमएस व्यक्तियों को चाकू उठाकर किसी की सर्जरी करने का अधिकार नहीं है। भारत के अंदर जो बजट बनता है, उस 98,000 करोड़ के बजट में आयुर्वेद को केवल 2000 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो भी केवल आयुर्वेद को नहीं, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, सिद्धा को, प्राकृतिक चिकित्सा को, इन सबको मिलाकर 2000 करोड़ बनते हैं। इन 2000 करोड़ों में एक साइड तो 98,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और फिर फार्मा कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से, फार्मा कंपनियों के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जिस पैथी के ऊपर भारत में खर्च किए जाते हैं, और 20 लाख करोड़ रुपए के सामने 2000 करोड़ रुपए खर्च करके हम कहें कि आयुर्वेद के अंदर ताकत नहीं है, तो यह सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा छलावा है। अब आचार्य सुश्रुत ने सर्जन की परिभाषा क्या दी है, वो कहते हैं 2500 साल पहले कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास साहस है, जिसके पास मन की ताकत है, और जिसके जो हाथ हैं उसमें पसीना नहीं आया हुआ, जिसके उपकरण बहुत तेज हैं, जिसकी अपने इक्विपमेंट के ऊपर, अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है, और जो ऑपरेशन को सफल करना चाहता है, जो किसी को प्राण बचाना चाहता है, और जो अपने रोगी के जीवन को सर्वोपरि मानता है, और जिसके मन में यह भाव है कि रोगी जिसने अपने जीवन को मुझे पिता समझकर सौंप दिया है, उसकी रक्षा मुझे बेटे की तरह करनी है। हमें सर्जन ऐसा मानना चाहिए, ऐसा सर्जन बनना चाहिए, यही एक आदर्श सर्जन होता है। तो 2500 साल पहले वो कौन सा ज्ञान था जिसमें समझा कि सर्जरी करते हुए हथेलियों को पसीना नहीं आना चाहिए?
सर्जरी करते हुए उपकरण साफ होने चाहिए। सर्जरी करते हुए उपकरणों के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, और सर्जरी करते हुए पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो भरोसा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ये सब बात करने वाले दुनिया के 2500 साल पहले जो सर्जन थे वो आचार्य सुश्रुत थे। शल्य का क्या अर्थ है? जो शल्य चिकित्सा, जो सर्जरी है, उसको पुराने जमाने में शल्य चिकित्सा कहा जाता है। शल्य का अर्थ है कोई धारदार, कोई तेज हथियार, तीर, कोई नुकीला चीज यदि हमारे शरीर में कहीं कोई घुस जाती है और वो जो पीड़ा देती है, तो उस चीज को बाहर निकालकर पीड़ा को दूर करने का काम जो करता है उसको शल्य तंत्र कहते हैं या शल्य चिकित्सा कहते हैं। अब ये जो शल्य चिकित्सा है, इसी में कॉस्मेटिक सर्जरी आती है, इसी में प्लास्टिक सर्जरी आती है, इसी में डेंटल सर्जरी आती है। 2500 साल पहले हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन आचार्य सुश्रुत के समय में हमारी जो डेंटल सर्जरी है वो पूरी तरह से विकसित थी, प्लास्टिक सर्जरी विकसित थी, कॉस्मेटिक सर्जरी विकसित थी। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टिक के ऊपर, लोबुलोप्लास्टिक के ऊपर और ओटोप्लास्टिक के ऊपर, मतलब नाक की सर्जरी, होठों की सर्जरी और कान की सर्जरी के ऊपर जो काम किया है वो अद्भुत काम किया है। और आज भी इन अंगों की जो सर्जरी होती है उसमें सुश्रुत की जो गाइडलाइन है, सुश्रुत के जो सिद्धांत है, वो मूल रूप से काम आते हैं। अश्विनी कुमार वैदिक काल में एक प्रमुख सर्जन थे। आपने सुना होगा कि गणेश जी का जब सिर काट दिया गया तो गणेश जी के धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगाने का काम किया गया। लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं कि आदमी के शरीर के ऊपर हाथी का सिर कैसे लग सकता है, हाथी का सिर कैसे लगाया जा सकता है। 30, 40, 50 साल पहले जब हार्ट के ट्रांसप्लांट नहीं होते थे, 70, 80 साल पहले जब किडनी के ट्रांसप्लांट नहीं होते थे, तो ये कहा जाता था किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स ये ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकते। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। धड़कते हुए हार्ट को ट्रांसप्लांट कोई कर सकता है, 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज ये हो रहा है। अब तक ये माना जाता था कि जो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता के संयोग से पैदा होता है। आज वैज्ञानिकों ने वो चीज खोज ली है कि यदि बच्चे को पैदा करना है तो माता पिता दोनों की जरूरत नहीं है, माता पिता के केवल किसी स्किन के सेल्स से भी किसी बच्चे को पैदा किया जा सकता है। तो साइंस जो आज जानता है उसी को अंतिम मानता है, उसके बाहर वो अंधविश्वास मान लेता है। हो सकता है किसी प्रकार के स्टेम सेल से उस समय उन्होंने ऐसी ग्रोथ की हो कि गणेश जी के सिर के ऊपर हाथी का सिर लग गया हो। हमें अज्ञान पूर्वक किसी चीज को खारिज नहीं करना चाहिए, हम उसका समर्थन भी नहीं करते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि केवल इसलिए कि भारत में हिंदू धर्म में सनातन में ये कहा गया है तो इसको खारिज कर दो, ये अज्ञान है, ये अन्याय है। इसके ऊपर अन्वेषण होना चाहिए और इसको उसके बाद खारिज करना चाहिए। और जब तक अन्वेषण नहीं होता है तब तक इसको हम परीक्षा कोटि में रख सकते हैं कि ये हुआ है, इसकी चर्चा है पुराणों में, तो ये सत्य है या नहीं है, इसके ऊपर परीक्षण करना चाहिए। तो दक्ष जी ने जब अपना सिर काटा था उसकी सर्जरी करने का काम, रिजासु की आंख का ऑपरेशन करने का काम, बिना दांत वाले फुशना के दांतों को ट्रांसप्लांट करने का काम, गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगाने का काम, युद्ध में अपना पैर खोने वाली राजा खेला की जो पत्नी थी बिस्पाल, उसके पैर में लोहे का पैर लगाने वाले। आज से 100 साल पहले कोई कहे कि पैर कट गया तो लोहे का पैर लगा दो तो कोई यकीन नहीं करता। आज रोबोटिक्स में ऐसे पैर आते हैं ना कि आर्टिफिशियल लिम्स ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है और वो काम करते हैं। वो आज करें तो सच है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में किया गया है तो उसको झूठ बोला जाता है। और अश्विनी कुमारों ने ये काम कब किया? आज से 3000 साल पहले, कम से कम 3000 साल पहले जिसका रिकॉर्ड है ये काम किया है।